दोस्तों, भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बैठक के अंतिम दौर के बाद भारतीय सेना और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी लद्दाख के टकराव वाले बिंदुओं में से एक गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र से पीछे हट चुकी है। लेकिन हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर LAC तब तक एक कल्पना ही रहेगी जब तक दोनों पक्ष अपनी सेनाओं को वापस बुलाकर अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति बहाल करने के लिए सहमत नहीं हो जाते। 28 महीने से चल रहे सैन्य गतिरोध ने दोनों पक्षों के लिए कई चुनौतियां खड़ी की है। भारतीय बलों ने अनुभव किया है कि उन्हें ऊंचाई पर चीन का बराबरी से मुकाबला करने के लिए कुछ अहम हथियारों की सख्त जरूरत है। जरूरतों की सूची के शीर्ष पर हैं हल्के टैंक, जो फिलहाल भारत के पास उपलब्ध हथियारों से पूरी तरह गायब हैं, क्योंकि भारत के पास बख्तरबंद गाड़ियों का जो जखीरा है वो पूरी तरह से मैदानी इलाकों में युद्ध के लिए है। चीनियों ने LAC पर अपने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैन्य अभियानों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए हल्के टैंकों को तैनात किया है। PLA का टाइप 15 ब्लैक पैंथर लाइट टैंक, जिसे ZTQ-15 के नाम से भी जाना जाता है, चीन का तीसरी पीढ़ी का हल्का टैंक है जिसने लद्दाख क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस कमी को दूर करने के लिए भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट जोरावर नाम से एक पहल शुरू की है, जिसके तहत ऐसे स्वदेशी टैंकों के विकास पर जोर दिया जा रहा है जिन्हें ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तेजी से तैनात किया जा सके और ऐसे दुर्गम इलाकों में उनकी गतिशीलता भी अव्वल दर्जे की रहे। सेना इस प्रोजेक्ट को जल्द हरी झंडी देने के लिए रक्षा मंत्रालय पर दबाव डाल रही है। वास्तव में भारत के पास 4300 टैंकों और 8700 बख्तरबंद वाहनों के साथ दुनिया में बख्तरबंद युद्धक सामग्री का सबसे बड़ा जखीरा है। हालांकि सेना स्वीकार करती है कि उसने रूसी मूल के 45 टन वजन के T-72 टैंक और लगभग 46 टन वजन के T-90 टैंक दोनों को लद्दाख में तैनात किया है, लेकिन वे ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र के लिए बिल्कुल मुफीद नहीं हैं। भारत का मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन बहुत ही भारी है और इसे चीन की सीमा पर तैनात नहीं किया जा सकता, क्योंकि 68 टन वजन वाले इस टैंक को रेगिस्तान या मैदानी इलाकों में पाकिस्तान से खतरे का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। वैसे भारतीय सेना ने पहले के दिनों में लद्दाख में हल्के टैंकों का प्रभावी उपयोग किया है। स्टुअर्ट मार्क 6 लाइट टैंक 1948 में जोजिला की लड़ाई में निर्णायक साबित हुए थे और फ्रांस में निर्मित AMX लाइट टैंक ने 1962 में पश्चिमी सेक्टर में चीन को आगे बढ़ने से रोकने में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। हालांकि बाद के वर्षों में भारत का ध्यान पूरी तरह से भारी टैंकों पर चला गया, क्योंकि चीन के साथ हिमालय की सीमा पर कई दशकों तक तनाव की वैसी स्थिति नहीं रही थी। आर्म्ड कोर के अधिकारी मेजर जनरल बीरेंद्र धनोआ का कहना है कि LAC पर PLA के साथ बढ़ती झड़पों के साथ भारतीय सेना ने महसूस किया है कि बढ़ते चीनी खतरे का मुकाबला करने के लिए उसके पास खुद का एक प्रभावी युद्धक हथियार होना बहुत जरूरी है और हल्का टैंक हमारी इस जरूरत के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी हो सकता है। लेकिन अभी दुनिया में उपलब्ध हल्के टैंकों की सूची बहुत सीमित है। ऊपर से करेले पर नीम चढ़ने वाली स्थिति ये है कि अत्यधिक ऊंचाई के लिए जरूरी टैंक तो कहीं है ही नहीं। धनोआ बताते हैं कि 60 के दशक से 80 के दशक के मध्य तक भारत के पास अपने शस्त्रागार में हल्के टैंक थे, लेकिन समय के साथ हल्के टैंकों का बेड़ा उतना प्रभावी नहीं रहा और पश्चिमी मोर्चे पर बढ़ते खतरे के साथ हल्के टैंकों के आधुनिकीकरण में सेना की रुचि कम हो गई। भारत ने 80 और 90 के दशक के अंत में केवल कुछ मध्यम दर्जे के टैंकों पर ध्यान केंद्रित किया। भारत का मानना था कि भविष्य के युद्ध पंजाब के मैदानी इलाकों और राजस्थान के रेगिस्तान में ही होंगे, इसलिए इस क्षेत्र में निर्णायक बढ़त हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए सेना ने MBT का समर्थन किया। 80 के दशक के मध्य में DRDO ने
एक प्रयोग किया। उसने सोवियत में डिजाइन किए गए पैदल सेना के लड़ाकू वाहन BMP के टरे को बदलकर वहां 105 मिलीमीटर की गन लगा दी, लेकिन सेना ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। इसलिए इस परियोजना को आखिरकार 1994 में रोक दिया गया। DRDO ने लाइसेंस के तहत निर्मित उसी BMP चेसिस पर एक और हल्के टैंक फ्रांस के GI-80 TS-90 का टरे और 105 मिलीमीटर गन लगाकर एक नया डिजाइन तैयार किया। उसकी फायरिंग क्षमता और स्थिरता के परीक्षण किए गए, लेकिन एक बार फिर सेना उसको लेकर उदासीन बनी रही और परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई। DRDO ने एक एल्यूमिनियम एलॉय का हल्का टैंक भी डिजाइन किया था, लेकिन सेना को तो बस भारी टैंक चाहिए थे। इसलिए इसका भी वही श्रेय हुआ जो डिजाइन किए गए दूसरे हल्के टैंकों का हुआ था। भारतीय सेना के लिए हल्के टैंक विकसित करने का DRDO का कार्यक्रम अंततः 2009 में स्थगित कर दिया गया था। सैन्य विशेषज्ञों की राय में ऐसा नहीं है कि दुनिया में केवल भारतीय सेना ही हल्के टैंकों की जरूरत को नहीं समझ पा रही थी, बल्कि ऐसी अदूरदर्शिता दुनिया भर में थी। कई दशकों तक पूरी दुनिया में हल्के टैंकों को बड़े पैमाने पर अनदेखी की गई। बाद में चेचन्या, खाड़ी और सीरिया के युद्धों ने साबित कर दिया कि MBT को हल्के टैंकों के सहयोग की आवश्यकता है। इस प्रकार लाइट टैंक कार्यक्रमों को जल्दबाजी में पुनर्जीवित किया गया। कुछ मामलों में वे इन्हें नए सिरे से डिजाइन करने में जुट गए, तो कुछ जगहों पर मौजूदा प्लेटफॉर्मों को ही पुनर्जीवित किया गया या जरूरत के मुताबिक उनमें सुधार किया गया। अमेरिका में भी मोबाइल प्रोटेक्टेड फायर पावर प्रोग्राम ने हाल ही में लगभग 100 नए GDLS ग्रिफिन 2 हल्के टैंकों के लिए ऑर्डर दिए हैं। सैन्य मामलों के जानकारों के अनुसार PLA ने 35 टन वजन वाले टाइप 15 हल्के टैंकों की पहली बार 2018 में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा पर तैनाती की, और ऐसा करने से ऐसे सामरिक ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्रों में शक्ति का संतुलन चीन के पक्ष में झुक गया। इसके बाद तो टैंकों के लिहाज से सब कुछ जैसे वापस घूम गया। एक रक्षा वैज्ञानिक कहते हैं, चीन चुपके से इसे विकसित करता रहा था और दुनिया को इसके बारे में पहली बार 2018 में ही पता चला। इस टैंक का एक निर्यात संस्करण VT5 हमारे पड़ोसी बांग्लादेश को बेचा भी गया है। लेकिन दोस्तों, अब हल्के टैंकों को लेकर सेना के नए सिरे से ध्यान ने टाटा, महिंद्रा और भारत फोर्ज जैसे अन्य निजी खिलाड़ियों के बीच आशा का संचार किया है, क्योंकि वे भी इस परियोजना का हिस्सा बनने के इच्छुक हैं। हालांकि कई खिलाड़ियों के प्रवेश से कार्यक्रम में देरी भी हो सकती है। कुछ का मानना है कि अगले 3 वर्षों में एक निजी फर्म के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद पहला हल्का टैंक 2030 से पहले नहीं बन पाएगा। तो क्या इसके बीच के वर्षों में अत्यधिक ऊंचाई वाली सीमाएं पूरी तरह शांत रहेंगी? इसके बारे में दोस्तों सेना के साथ साथ भारतीय सरकार को भी सोचना होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।